नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम थर्ड पेपर के यूनिट 10 यानी कि भूगर्भ शास्त्र की एक नई सीरीज शुरू की है, जिसके अंतर्गत हम भूगर्भ शास्त्र का विस्तृत अध्ययन करेंगे और मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज ये हमारी सीरीज का दूसरा लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति की विभिन्न संकल्पनाएं। दोस्तों, ये जो सिलेबस एमपीपीएससी के द्वारा दिया गया है, ये क्रमबद्ध रूप से नहीं है। इसे क्रमबद्ध रूप से पढ़ने के लिए हमें अलग अलग टॉपिक डिटेल में पढ़ने होंगे। सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा एवं उसका महत्व क्या है। विभिन्न क्षेत्रों में हमने उसके महत्व को देखा था, उसके अर्थ को देखा था एवं भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा जो कि ग्रोट जेंगर एवं जॉर्डन के द्वारा दी गई थी, उसको देखा था। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न संकल्पनाएं जो विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं। जैसा कि हम हर वीडियो के अंतर्गत करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से इस टॉपिक से संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो इससे संभावित जो 3 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं वो हो सकते हैं कि नीहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि 3 नंबर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। वन वर्ड क्वेश्चन क्यों आ सकते हैं? क्योंकि हम इस बार जो 3 मार्कर लिखेंगे उसके अंतर्गत हमें केवल 10 वर्ड में उत्तर लिखना होगा, यानी कि 10 शब्दों में हमें उत्तर लिखना होगा। उसके लिए क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चंस को कवर करना है जो फ्री के फैक्ट जैसे हों। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति की द्वैतवादी संकल्पना क्या है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि होयल एवं लिटिलटन ने किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया। पृथ्वी की उत्पत्ति की द्वैतवादी संकल्पना क्या है। कांट एवं लाप्लास के द्वारा किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया। पुच्छल तारा परिकल्पना को समझाइए। ये 3 मार्क का डिटेल से अपन देखेंगे तो सारे के सारे आगे वीडियो में कवर हो जाएंगे। अगले 5 मार्कर देखें तो 5 मार्कर में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अद्वैतवादी परिकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 2 प्रकार की अवधारणाएं हम देखेंगे, जो होगी अद्वैतवादी और द्वैतवादी। तो द्वैतवादी और अद्वैतवादी दोनों के संबंध में परिकल्पनाओं का वर्णन आ सकता है और आधुनिक परिकल्पनाएं तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं। तो 5 नंबर में यहां से एक क्वेश्चन से ही 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से? कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अद्वैतवादी परिकल्पनाओं का वर्णन कीजिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में द्वैतवादी परिकल्पनाओं का वर्णन कीजिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक परिकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, द्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत 3 परिकल्पनाएं शामिल हैं। अद्वैतवादी परिकल्पनाओं के अंतर्गत बहुत सारी परिकल्पनाएं शामिल हैं। वहीं आधुनिक परिकल्पना के अंतर्गत भी बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग परिकल्पनाएं दी गई हैं। तो उन परिकल्पनाओं को आपको मैं बता देता हूँ परिकल्पना होती क्या है। परिकल्पना एक्चुअल में हमारे दिमाग की एक ऐसी उपज होती है जिसके अंतर्गत हम ये सोचते हैं कि कोई भी चीज़ या फिर कोई भी घटना कैसे हुई है, ये कहलाती परिकल्पना। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा, दार्शनिकों द्वारा अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। तो हमने बहुत सारी परिकल्पनाएं आगे देखेंगे, उनके संबंध में 5 नंबर में एक प्रश्न आ सकता है। जैसे कि मान लो पुच्छल तारा संकल्पना क्या है, उसका वर्णन कीजिए। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना क्या है, उसका वर्णन कीजिए। लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना क्या है, उसका वर्णन कीजिए। इस प्रकार से बहुत सारी परिकल्पनाओं का एक कोई भी परिकल्पना आ सकती है जो कि 5 नंबर में हमें लिखनी हो सकती है। एलन गुथ का स्फीति सिद्धांत आ सकता है। अंतरतारक धूर परिकल्पना आ सकती है। रसल की द्वितारक संकल्पना को संक्षेप में समझाइए। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। इस टॉपिक से हम अगर 11 मार्कर को देखें तो 11 मार्कर के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न संकल्पनाओं का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया एवं उनका वर्णन कीजिए। ये प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है 11 नंबर में, जो 2 पेज में हमें सिंपल शॉर्ट भाषा में कवर करना होगा। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है बिग बैंग सिद्धांत। तो दोस्तों, आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा बिग बैंग सिद्धांत से ब्रह्मांड का किस प्रकार निर्माण हुआ है और उसी बिग बैंग सिद्धांत से सौरमंडल का भी निर्माण हुआ है। इसलिए बिग बैंग सिद्धांत को समझाते हुए पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में यह कहाँ तक सफल है इसका वर्णन करने को आ सकता है, या फिर कोई भी एक परिकल्पना आ सकती है जिसका हमें विस्तृत वर्णन करना होगा और उसके गुण एवं दोषों को समझाना होगा। तो 11 नंबर में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की विभिन्न संकल्पनाएं। दोस्तों, होता क्या है कि एक कोई भी व्यक्ति आता है, मान लो विद्वान आया।
आया विद्वान। विद्वान ने क्या किया, विद्वान ने अपनी एक कल्पना करी कि हम देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। किसकी उत्पत्ति? पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो प्राचीन काल से ही, कब से? प्राचीन काल से ही अनेक विद्वानों द्वारा अनेक परिभाषाएं दी गई कि बोले बोले पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर सौर मंडल की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। तो हम इन संकल्पनाओं को पढ़ने के लिए दो भागों में पृथ्वी की संकल्पनाओं को विभाजित कर देते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार की संकल्पनाएं हो जाएंगी। एक हो जाएंगी प्राचीन मान्यताएं, दूसरी हो जाएंगी आधुनिक मान्यताएं। प्राचीन मान्यताएं जो होंगी वो धार्मिक मान्यताओं पर और दार्शनिक मान्यताओं पर आधारित होंगी। वहीं आधुनिक मान्यताएं जो होंगी उनके अंतर्गत तीन मान्यताएं यानी कि संकल्पनाएं शामिल होंगी। तीन संकल्पनाएं कौन कौन सी होंगी? पहली होगी अद्वैतवादी संकल्पना, दूसरी होगी द्वैतवादी संकल्पना और तीसरी होगी आधुनिक सिद्धांत। तो इस प्रकार से हम दो भागों में डिवाइड करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाओं को। पहली होती है प्राचीन मान्यताएं, दूसरी होती हैं आधुनिक मान्यताएं। प्राचीन मान्यताओं के अंतर्गत धार्मिक मान्यताएं और दार्शनिक मान्यताएं, और आधुनिक मान्यताओं के अंतर्गत अद्वैतवादी संकल्पनाएं, द्वैतवादी संकल्पना और आधुनिक सिद्धांत। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं धार्मिक मान्यताएं और दार्शनिक मान्यताएं और अद्वैतवादी संकल्पनाएं। दूसरी वीडियो के अंतर्गत हम द्वैतवादी संकल्पना और आधुनिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक मान्यताएं जो कि प्राचीन मान्यताओं के अंतर्गत आती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताएं क्या होती हैं? विभिन्न देश होते हैं, उनकी विभिन्न संस्कृतियां होती हैं और विभिन्न धर्म ग्रंथ होते हैं। जैसे कि भारत के ग्रंथ हो गए, कौन से ग्रंथ हो गए? मनुस्मृति हो गई, सिद्धांत शिरोमणि हो गया, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए या बहुत सारे वेद ग्रंथ हो गए। इनमें क्या होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारी व्याख्याएं दी गई हैं। ऐसे ही मिस्र के कुछ ग्रंथ हैं, उनकी संस्कृतियों के द्वारा भी कुछ प्रतिपादन किए गए हैं, वो मान्यताएं भी होती हैं। चीन के द्वारा भी और यूनान के द्वारा भी। जैसे कि यूनान के द्वारा क्या बोला गया है? यूनान के द्वारा बोला गया है कि समुद्र जल से एक अंडा निकला, यानी कि एक अंड निकला। क्या निकला? अंड निकला, जो दो भागों में डिवाइड हो गया। कितने भागों में डिवाइड हो गया? दो भागों में डिवाइड हो गया। एक बन गया स्वर्ग और दूसरा बन गया पृथ्वी। इस प्रकार से हम देखते हैं कितनी हास्यास्पद बात है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो एक अंडे से निकलकर और दो भागों में डिवाइड होने से हुई है। पर भारत की इससे भी ज़्यादा अलग बात होती है, क्योंकि भारत ने इसे पूर्णतः धार्मिक रूप से जोड़ दिया है। और क्या बोलते हैं भारत वाले कि ब्रह्मा जो हैं, कौन है? ब्रह्मा के जो है द्वारा जो है पूरी की पूरी पृथ्वी यानी कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण और रचना की गई है। तो इस प्रकार भारत के लोगों द्वारा अलग मान्यता दी गई है, यूनान के लोगों द्वारा अलग मान्यताएं दी गई हैं। परंतु हमें धार्मिक मान्यताएं उतनी याद नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आने की संभावना है। वो तो डिटेल में समझने के लिए मैंने आपको बता दिया है। आइए अब देखते हैं दार्शनिक मान्यताएं। दोस्तों, अलग अलग देश में अलग अलग दार्शनिक होते हैं, अपने अपने अलग विचार प्रस्तुत करते हैं, अपना दर्शन प्रस्तुत करते हैं कि किसी भी वस्तु को या किसी भी सिद्धांत को या किसी भी निर्माण कार्य को किस प्रकार से वो देखते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। तो इसी में देखते हैं कि यूनान और ग्रीक विद्वानों के द्वारा महत्वपूर्ण दर्शन दिए गए, जो कि क्या? पृथ्वी और ब्रह्मांड के या सौरमंडल के उत्पत्ति से संबंधित होते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले महोदय जो आते हैं, सबसे पहले विद्वान आते हैं, वो हैं थेल्स विद्वान। क्या नाम है इनका? थेल्स। ये क्या है? ये पुरानी जो मान्यताएं होती हैं, जो प्राचीन मान्यताएं होती हैं, उनका त्याग करते हैं, उनको तिलांजलि दे लेते हैं और बोलते हैं कि मैं विशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। किसकी? पृथ्वी की उत्पत्ति की विशुद्ध वैज्ञानिक परिकल्पना प्रस्तुत करूंगा। और मैं बोलता हूं कि जो पृथ्वी है वो एक ही तत्व से उत्पन्न हुई है। यानी कि इनका जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत हो गया? एक तत्ववादी सिद्धांत। उनमें ये जो तत्व है वो कौन सा तत्व है? वो है जल। थेल्स क्या बोलते हैं? थेल्स बोलते हैं कि जल से ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है और अंततः जल में ही सारी वस्तुएं विलीन हो जाएंगी। तो पहले दार्शनिक जो थेल्स हैं वो एक तत्ववादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और इस सिद्धांत में वो बोलते हैं कि जल से ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है, अंततः जल में ही वस्तुएं विलीन हो जाएंगी। इस प्रकार से पहला सिद्धांत हमारा देख लिया हमने दर्शन मान्यताओं के अंतर्गत। दूसरे वैज्ञानिक आते हैं या विद्वान आते हैं,
वो बोलते हैं एनेक्सीमेनीज, जिनका नाम होता है, क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि जगत की उत्पत्ति का जो मूल कारण है जो है वायु है। मूल कारण क्या है? वायु है। ये बोलते हैं कि वायु से ही क्या होकर गर्म होकर अग्नि बनी है, और वायु से ही जो ठंडा होकर है वो जल बना है, और वायु जब जम जाती है तो उससे बनी है पृथ्वी। तो एनेक्सीमेनीज क्या बोलते हैं कि वायु से ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, अर्थात जगत की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो कौन है? वायु है। इस प्रकार से जो एनेक्सीमेनीज का सिद्धांत हो जाएगा वो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? बहुतत्ववाद का सिद्धांत हो जाएगा। यानी कि ये बहुतत्ववाद का समर्थन करते हैं, जिसमें वायु अनंत और असीम है, उसी के द्वारा अग्नि, उसी के द्वारा जल और उसी के द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अगले दार्शनिक इसी क्रम में आते हैं, उनका नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहते हैं कि संसार के सभी पदार्थ जो हैं वो क्या हैं? संख्या मात्र हैं। क्या है? संख्या मात्र हैं। यानी कि संसार में जितनी भी वस्तुएं आप एक आसपास देखते हो अपने, वो क्या हैं? संख्या है। सभी सांसारिक पदार्थ परस्पर भिन्न होते हुए भी एक स्वरूप होते हैं। यानी कि सारे पदार्थ अलग अलग हैं, लेकिन सबका मेन गुण क्या है कि उनके अंदर एक ही स्वरूप विद्यमान है, और वही स्वरूप क्या करता है? संसार का निर्माण या संसार की उत्पत्ति करता है। तो संसार की उत्पत्ति का जो कारण बताया है वो एक ही पदार्थ से होकर ना बताकर क्या बताया है? संसार के स्वरूप को बताया है, या फिर पदार्थ के स्वरूप को बताया है। पिछले दार्शनिक क्या बोल रहे थे कि संसार की उत्पत्ति एक तत्व से हुई है। पहले दार्शनिकों ने बोला था, थेल्स ने बोला था, थेल्स क्या बोल रहे थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है। एनेक्सीमेनीज बोल रहे थे कि पृथ्वी उत्पत्ति वायु से हुई है, वो तत्व बता रहे थे। लेकिन पाइथागोरस बोलते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति तत्वों से नहीं हुई है, पदार्थ से नहीं हुई है। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो पदार्थ के स्वरूप से हुई है। अगला दार्शनिक यहाँ पर आता है। अगला दार्शनिक होता है हेराक्लाइटस। कौन होता है? हेराक्लाइटस। वो बोलता है कि जगत की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो अग्नि है। क्यों? क्योंकि अग्नि से ही जल की उत्पत्ति हुई है, अग्नि से ही पृथ्वी की, और अग्नि से ही वायु आदि की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा विभिन्न अवधारणाएं प्रस्तुत की गई, और इन अवधारणाओं के अंतर्गत पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांतों को हमने समझा। लेकिन ये मान्यताएं उतनी ही हास्यास्पद होती हैं जितनी कि हमारे द्वारा कोई मजाक या फिर हंसी ठिठोली की जाती है। परंतु इनका महत्व क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो दर्शन दिए जाते हैं इसके द्वारा आगे के विद्वानों को या वैज्ञानिकों को ये सहारा मिल जाता है कि हम आगे जो राह है वो कैसे चुनेंगे, और अपने वैज्ञानिक आविष्कारों में या फिर दर्शन में या संकल्पनाओं में किस प्रकार से इनको सम्मिलित करेंगे और नए विचार और नवाचार को प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार से इन सभी दर्शनों का भी महत्व हमारे लिए हो जाता है, और जियोलॉजी के अंतर्गत हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने देखा था सबसे पहले शुरुआत में ही कि हमारे द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाएं प्राचीन मान्यताएं और आधुनिक मान्यताओं में डिवाइड की गई हैं। तो पहली मान्यताएं हमने प्राचीन मान्यताएं दोनों कवर कर ली, जिसके अंतर्गत धार्मिक मान्यताएं और दार्शनिक मान्यताएं थीं। अब हम देख रहे हैं आधुनिक मान्यताएं। आधुनिक मान्यताओं के अंतर्गत सबसे पहली जो संकल्पनाएं दी जाती हैं वो दी जाती हैं अद्वैतवादी संकल्पनाएं। अद्वैतवादी संकल्पनाएं क्या कहती हैं? अद्वैतवादी संकल्पनाएं कहती हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर सौर मंडल की उत्पत्ति पृथ्वी के साथ, वो किससे हुई है? एक ही तारे से हुई है। किससे हुई है? एक ही तारे से हुई है। अर्थात सूर्य एकमात्र ऐसा गोला था, सूर्य के चारों ओर कुछ नहीं था, और उसी गोले से यानी कि सूर्य तारे से ही किसकी? सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। इसके अंतर्गत 3 वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग अवधारणाएं प्रस्तुत की गई। सबसे पहली दी गई पुच्छल तारा परिकल्पना, दूसरी दी गई वायव्य राशि परिकल्पना, और तीसरी दी गई निहारिका परिकल्पना। तो आपको याद ये रखना है कि अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत 3 संकल्पनाएं दी गई हैं या परिकल्पनाएं दी गई हैं। पहली परिकल्पना है पुच्छल तारा परिकल्पना, दूसरी परिकल्पना है वायव्य
मदरासी परिकल्पना और तीसरी परिकल्पना है निहारिका परिकल्पना। ये जो अद्वैतवादी संकल्पनाएं हैं इन्हें क्या बोलते हैं, पैतृक संकल्पनाएं भी कहते हैं। नोट करके आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि ये जो अद्वैतवादी संकल्पनाएं हैं वो पैतृक संकल्पनाएं भी कहलाती हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे पुच्छल तारा परिकल्पना का। आइए देख लेते हैं क्या होती है पुच्छल तारा परिकल्पना या फिर किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं पुच्छल तारा या फिर कॉमेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना होता है दोस्तों। इसका प्रतिपादन किया गया था, वैज्ञानिक था एक कौन, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिसका नाम था कास्टे द बफन। क्या नाम था, कास्टे द बफन। आपको 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुच्छल तारा परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1749 में, यानी कि 1749 में जो पुच्छल तारा परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया था वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्टे दी बफन के द्वारा किया गया था। अब परिकल्पना क्या है मैं आपको ये डिटेल में समझाता हूँ। डायग्राम्स के माध्यम से आपको ये परिकल्पना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, इसलिए मैंने इस बार चित्रों का प्रयोग किया है। तो आइए दोस्तों समझते हैं पुच्छल तारा परिकल्पना। तो होता क्या है, कास्टे दी बफन जो विद्वान हैं मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सुजीत सर हुआ क्या था कि अंतरिक्ष में एक कॉमेट यानी कि पुच्छल तारा घूम रहा था। अब पुच्छल तारा घूम रहा था और एक तरफ हमारा सूर्य जो था वो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा था। तो सूर्य से जो कॉमेट था जो घूम रहा था वो सूर्य से जाकर टकराने की कोशिश करने लगा। अब सूर्य से कौन टकराएगा, कॉमेट टकराएगा। कॉमेट क्या होता है दोस्तों, अंतरिक्ष में घूमते हुए चट्टानी ठोस पिंड होते हैं, जैसे कि एक कॉमेट हो जाएगा हेलीज कॉमेट। हेलीज कॉमेट कितने वर्षों बाद पृथ्वी पर दिखाई देता है दोबारा से, या फिर पृथ्वी के सौरमंडल के अंतर्गत दिखाई देता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या था। एक कॉमेट था जो सूर्य के पास आया और सूर्य से टकरा गया। अब सूर्य से टकराया तो सूर्य में एक प्रकार का विस्फोट हो गया है और सूर्य से विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो हैं निकलकर बाहर हो गए। सूर्य से बहुत सारे पदार्थ निकलकर बाहर हो गए, लेकिन ग्रेविटी ने अपना काम किया। ग्रेविटी ने क्या किया, अपना काम किया। ग्रेविटी क्या करती रही, ग्रेविटी करती रही कि भाई दोस्तों ग्रेविटी ने क्या किया, ग्रेविटी इस जो पिंड निकले या फिर जो पदार्थ उसके पास आसपास निकला सूर्य के, उसको अपने चारों ओर खींचकर या बांधकर रखे हुए थी। अब इसे जब बांधकर रखे हुए थी तो इस प्रकार से बीच का जो क्षेत्र बचा हुआ था वो सूर्य के अंतर्गत बचा ही रहा, लेकिन चारों ओर क्या बन गई, एक ऐसी बेल्ट का निर्माण हो गया जिसके अंतर्गत चट्टानी टुकड़े समा गए। ये जो चट्टानी टुकड़े समा गए ये धीरे धीरे आपस में जुड़ते गए और फिर उसके बाद क्या हो गया, सौर मंडल का निर्माण हो गया, जिसमें बीच में सूर्य बना रहा। सूर्य तो ऐसा का वैसा रहा और जो कॉमेट था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। और वहीं के वहीं क्या होगा, जो पदार्थ बाहर निकला था उससे सारे के सारे ग्रहों का या उपग्रहों का निर्माण हो गया। इसी परिकल्पना के अनुसार व्याख्या की गई है कि पृथ्वी का निर्माण भी इसी प्रकार से हुआ है। कालांतर में इसी तरीके से क्या हुआ, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह बन गए। तो इस प्रकार से किसके द्वारा, कास्टे दी बफन के द्वारा पुच्छल तारा परिकल्पना दी गई है। क्यों पुच्छल तारा कहा गया है, क्योंकि पुच्छल तारा सूर्य से टकराया और सूर्य से टकराने के बाद पदार्थ जो है सूर्य से बाहर निकले और सूर्य से पदार्थ बाहर निकलने के कारण, विस्फोट होने के कारण एक बेल्ट बन गई और उस बेल्ट के चारों ओर घूमने से और धीरे धीरे चट्टानों के आपस में जुड़ने से क्या हुआ, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की उत्पत्ति हो गई और ग्रहों उपग्रहों की उत्पत्ति हो गई। क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि विशालकाय धूमकेतु या पुच्छल तारा सूर्य से टकराया, अत्यधिक मात्रा में पदार्थ का उत्सर्जन हुआ। पदार्थ के जो बड़े पिंड थे वो क्या बन गए, ग्रह बन गए, छोटे पिंड उपग्रह बन गए। इस प्रकार से सौरमंडल की उत्पत्ति या फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। दोस्तों ये परिकल्पना मात्र है, इसका सच से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये वैज्ञानिक आधार अवश्य प्रस्तुत करती है, क्योंकि ये ग्रेविटी के अनुसार
बताती है। तो ग्रेविटी के अनुसार ये काम करती है, इसलिए हम इस क्या बोल देते हैं, वैज्ञानिक परिकल्पना बोल देते हैं। ये परिकल्पना वैज्ञानिक आधार पर तो है, परंतु बहुत सारे प्रश्न जो कि सौरमंडल से संबंधित हैं, जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या फिर अन्य ग्रह चक्कर क्यों लगाते हैं, और हाँ, दूसरी दिशा में अन्य ग्रह चक्कर क्यों लगाते हैं, जैसे कि यूरेनस और वीनस क्यों चक्कर लगाते हैं उल्टी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर, और इसी प्रकार से अन्य ग्रहों के बारे में भी जानकारी हमें नहीं देती है ये परिकल्पना, इसलिए ये परिकल्पना जो है फेल हो जाती है। फिर उसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं, अगले दार्शनिक आते हैं, जो क्या बोलते हैं कि मैं बताता हूँ कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। वो बोलते हैं कि गैस से, यानी कि वायु से ही क्या हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। बोले कैसे हुई है, तो मैं देता हूं वायव्य राशि परिकल्पना या फिर गैसियस थ्योरी। क्या नाम था उनका जिन्होंने ये परिकल्पना दी थी, उनका नाम था इमैनुअल कांट। क्या नाम था, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने 1755 में 1749 में यानी कि 1749 में कास्टे दी बफन के द्वारा कौन सी परिकल्पना दी गई, पुच्छल तारा परिकल्पना दी गई। वहीं 1755 में इमैनुअल कांट के द्वारा कौन सी परिकल्पना दी गई है, वायव्य राशि परिकल्पना दी गई है। 6 साल बाद ही अगली परिकल्पना है वायव्य राशि परिकल्पना। अपनी पुस्तक है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हेवेंस, किसकी है, इमैनुअल कांट की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि वायव्य राशि परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, तो इमैनुअल कांट के द्वारा प्रतिपादित की गई। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हेवेंस था। उन्होंने परिकल्पना का नाम क्या बताया था, उन्होंने परिकल्पना का नाम बताया असंयत में से संयत का प्रादुर्भाव। ये हिंदी में तो समझ में कम आता है, लेकिन इंग्लिश में देखें तो ऑर्डर इमर्ज्ड आउट ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि डिसऑर्डर वस्तुएं थी कि छोटे छोटे कणों से जो कि डिसऑर्डर रूप में यानी कि एसिमेट्रिक ऑर्डर में जमे हुए हैं, उनको जमाकर यानी कि सिमेट्रिक होने पर एक ऑर्डर निर्मित होता है। इससे काय की उत्पत्ति हुई है, सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। इसको डिटेल में हम समझ लेते हैं। डिटेल में समझने के लिए हमें फिर से चित्र देखने पड़ेंगे, तो चित्र के अंतर्गत हम पहले चित्र देख लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको लिखित में देख लेंगे ताकि हमें डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए समझते हैं कौन सी वायव्य राशि परिकल्पना जो कि कांट के द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो इमैनुअल कांट क्या कहते हैं, इमैनुअल कांट कहते हैं कि ब्रह्मांड में, ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है आपको, ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में क्या हुआ कि अलौकिक शक्ति के द्वारा, किसके द्वारा, अलौकिक शक्ति के द्वारा, अलौकिक शक्ति के द्वारा क्या किया गया भैया, अलौकिक शक्ति के यहाँ पे आद्य पदार्थ का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया, आद्य पदार्थ का निर्माण किया। आद्य पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोला गया, प्रीमोर्डियल मैटर बोला गया। क्या बोला गया, प्रीमोर्डियल मैटर बोला गया। ये जो आद्य पदार्थ है उसका निर्माण अलौकिक शक्ति के द्वारा किया गया, और ये जो अलौकिक शक्ति के द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसके कण जो हैं ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। इसके कण जो हैं ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, छोटे 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 बहुत सारे कण जो ब्रह्मांड में अस्थिर रूप से ठंडे और सूक्ष्म कण ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। तो शुरुआत में क्या हुआ, जब ये कण अपने एक दूसरे के पास आने लगे, हालांकि इसके अंतर्गत इनमें सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण पहले से ही था, लेकिन वो उतना प्रभावित नहीं था। क्यों नहीं था प्रभावित, क्योंकि ये एक दूसरे के पास नहीं थे। लेकिन जब ये एक दूसरे के पास आए तो ये आपस में टकराना शुरू हो गए। कैसे टकराने शुरू हो गए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊष्मा निकलनी चालू हो गई है। तो जैसे जैसे एक कण मान लो टकराता है दूसरे कण से, तो दूसरे कण से टकराएगा तो सीधी सी बात है ऊष्मा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, और उस ऊष्मा की वजह से क्या होगा, संवेग में भी परिवर्तन होगा और इनको क्या मिल जाएगी, गति मिल जाएगी। तो इमैनुअल कांट क्या बोलते हैं कि ब्रह्मांड में प्रीमोर्डियल मैटर के कण जो थे वो स्थिर, ठंडे और सूक्ष्म थे और गतिमान थे, लेकिन इनके अंतर्गत पहले से ही क्या था, गुरुत्वाकर्षण था। जब ये एक दूसरे के पास आए तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया, और गुरुत्वाकर्षण बढ़ने के कारण जो थे कण एक दूसरे से टकराने लगे। टकराने से उत्पत्ति हुई ऊष्मा की, और उस ऊष्मा की वजह से क्या हो गई, गति उत्पन्न हो गई।
या फिर कोणीय संवेग उत्पन्न हो गया। ये जो कोणीय संवेग उत्पन्न हुआ, इससे क्या हुआ, ये जो तप्त पदार्थ है, ये जो कण है, वो कैसे हो गए, तप्त गैस रूप में परिवर्तित हो गए। अब ये तप्त गैस रूप में परिवर्तित हो गए हैं और तेजी से गतिमान होने लगे और चक्कर लगाने लगे अपने ही केंद्र का। किसका चक्कर लगाने लगे, अपने ही केंद्र का चक्कर लगाने लगे और कालांतर में ये परिवर्तित हो गए एक निहारिका में। किस में परिवर्तित हो गए, नेबुला में परिवर्तित हो गए। अब ये नेबुला में परिवर्तित हो चुके हैं, ये जो कण है नेबुला बनकर क्या होने लगे हैं, और तेज गति से चक्कर लगाने लगे हैं, क्योंकि इसका नेबुला का जो व्यास है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, और व्यास बढ़ने से कण और क्या हो गए हैं, हल्के हो गए हैं। हल्के हो गए हैं तो इनके चक्कर लगाने की गति क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो कांट बोलते हैं कि कण जो हैं गतिमान थे, गुरुत्वाकर्षण के कारण आसपास आए और टकराने के कारण नेबुला का निर्माण हुआ। नेबुला में कण हल्के हो गए, हल्के होने के कारण कोणीय संवेग और ज़्यादा बढ़ने लगा। कोणीय संवेग बढ़ने के कारण क्या हुआ है कि एक एक करके 7 छल्ले इस नेबुला से अलग होने लगे। कितने छल्ले नेबुला से अलग होने लगे, ये देखो दोस्तों, गतिमान नेबुला थी, नेबुला से 7 छल्ले इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से अलग होने लगे। अलग होने के बाद 7 छल्लों से किसका निर्माण हो गया, 7 ग्रहों का निर्माण हो गया। जिस टाइम पे इस अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, उस टाइम पे सौर मंडल के 7 ग्रहों की केवल खोज हुई थी। बाद में इमैनुअल कांट अपने इस सिद्धांत को परिवर्तित करते हैं, क्योंकि जब 9 ग्रहों के बारे में पता चल जाता है तो इमैनुअल कांट बोलते हैं कि सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, 7 नहीं 9 छल्ले निकले थे जिनसे किसकी उत्पत्ति हुई थी, सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार से ये कांट के द्वारा प्रतिपादित अवधारणा हो जाती है। आइए इसको लिखित रूप में देख लेते हैं। लिखित रूप में देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि ब्रह्मांड में अलौकिक शक्ति द्वारा निर्मित कौन थे, आद्य पदार्थ थे, जिन्हें प्रीमोर्डियल कण मैटर कहा गया था। आपको मैंने बता ही दिया है। ये कैसे थे, ठंडे थे, स्थिर थे और सूक्ष्म थे। कैसे थे, ठंडे थे, स्थिर थे और सूक्ष्म थे। कालांतर में क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इनके अंतर्गत पहले से ही थी, लेकिन पास पास आए तो और ज़्यादा प्रादुर्भाव हो गया। अब ये गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुए, एक दूसरे से टकराए, टकराने के कारण गर्मी बढ़ी और गर्मी बढ़ी तो कोणीय संवेग बढ़ा। कोणीय संवेग का परिणाम क्या हुआ कि आद्य पदार्थ जो है तप्त गैस के रूप में बदलकर तेजी से गतिमान हो गया, और गतिमान होने के कारण ये जो गैस राशि है इसकी उत्पत्ति हुई, और गैस राशि काय में बदल गई, कालांतर में निहारिका में बदल गई, और निहारिका के कण कैसे हो गए, हल्के हो गए और गति तेज हो गई। गति तेज होने के कारण अपकेंद्रीय बल बढ़ गया और अभिकेंद्रीय बल कम हो गया, क्योंकि अपकेंद्रीय बल क्या होता है, बाहर की ओर लगता है, बाहर की ओर लगता है तो अपकेंद्रीय बल लगा बाहर की ओर और गतिमान होने लगा। अभिकेंद्रीय बल कम हो गया, अभिकेंद्रीय बल कम हो गया तो कितने छल्ले, 7 छल्ले निकले और इससे 7 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। बाद में इसमें संशोधन करके 9 छल्ले कर दिए जाते हैं। ये होती है वायव्य राशि परिकल्पना, जो कि इमैनुअल कांट के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार से सौरमंडल की उत्पत्ति में कांट क्या बोलते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति अपकेंद्रीय बल द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्ले के पदार्थों से एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर होने से हुई है। मौलिक निहारिका के अपशिष्ट भाग से सूर्य का निर्माण हो गया, यानी कि बीच में जो बचा खुचा भाग था 7 छल्लों के निकलने के बाद, उससे किसकी उत्पत्ति हुई है, सूर्य के निर्माण हो गया। कालांतर में यही प्रक्रिया किसमें अपनाई गई, ग्रहों में अपनाई गई, और ग्रहों के आसपास जितने भी क्षेत्र बचे हुए थे वहां पे उपग्रहों का निर्माण हो गया। ये थी हमारी कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। अब इसके गुण एवं दोष देख लेते हैं। गुण क्या हो जाएंगे इसके कि अधिकांश विद्वानों को प्रेरणा मिली। पहली परिकल्पना जो कि वैज्ञानिक आधार पर थी और न्यूटन के गति के नियमों के आधार पर की गई थी, इसलिए इस परिकल्पना को गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन के गति के नियमों के आधार पर पहला सिद्धांत भी कहा जाने लगा। अधिकांश विद्वानों को प्रेरणा मिली, लेकिन इसके बहुत सारे दोष थे।
पहला दोष क्या था कि कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के प्रतिकूल थी। कोणीय की आवेग के स्थिरता के सिद्धांत के प्रतिकूल कैसे दोस्तों? कोणीय आवेग की स्थिरता का सिद्धांत कहता है कि जो कण हैं वो आपस में टकराएंगे और टकराने के कारण जो होंगे गति उत्पन्न नहीं होगी। क्या नहीं उत्पन्न होगी? गति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि कण जो है आपस में टकराएंगे उसके कारण ऊष्मा की उत्पत्ति होगी, लेकिन कोई और बाहरी बल तो चाहिए उन्हें गति प्रदान करने के लिए। तो कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के प्रतिकूल हो जाता है। वहीं दूसरी चीज क्या हो जाती है कि कणों के टकराव से गति उत्पन्न हो ही नहीं सकती, ये चीज भी गलत हो गई थी। तीसरी चीज क्या हो गई थी कि आद्य पदार्थों के कण के टकराव से पर्याप्त ताप उत्पन्न नहीं हो सकता, जो कि क्या कर सके भैया, कोणीय आवेग या फिर कोई इतना वेग उत्पन्न कर सके जिससे 7 छल्ले निर्माण हो सकें। और तीसरी चीज के बाद इन्होंने चौथी चीज ये भी गलत कर दी कि इतना विस्तार जब नेबुला का था तो 600 करोड़ वर्ष पहले की पृथ्वी को माना जाता है, यानी कि सौरमंडल की आयु कितनी मानी जाती है? 600 करोड़ वर्ष मानी जाती है। 600 करोड़ वर्ष में इतनी सारी गैस सिकुड़कर और फिर उसके बाद दोबारा से फैल नहीं सकती। तो इस प्रकार से ये जो सिद्धांत था वो कुछ समय तक तो चलता रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस सिद्धांत को कुछ समय बाद गणित के गलत नियमों पर कल्पित होने के कारण क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। अब अगला जो सिद्धांत आता है वो आता है नेहारिका परिकल्पना या फिर नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नेब्यूलर हाइपोथेसिस क्यों प्रतिपादित की गई? दोस्तों हमने क्या देखा था कि कांट की जो परिकल्पना थी उसके अंतर्गत 3 दोष थे। पहला दोष क्या था? पहला दोष ये था कि आद्य पदार्थ के कणों के टकराव से पर्याप्त मात्रा में क्या उत्पन्न नहीं हो सकता है? ताप उत्पन्न नहीं हो सकता है। पहला दोष ये था। दूसरा दोष क्या था कि कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो दूसरा पॉइंट भी ये गलत हो गया था कि गति वाला पॉइंट गलत हो गया था कि कणों के टकराव से क्या उत्पन्न नहीं हो सकती? गति उत्पन्न नहीं हो सकती है। तीसरा गलत दोष क्या था कि आकार में वृद्धि से गति में वृद्धि नहीं हो सकती। आकार में अगर वृद्धि होगी तो गति जो है वो घटेगी ना कि बढ़ेगी। इमानुएल कांट क्या बोलते हैं कि नेबुला जो थी, जो कि किसके द्वारा? प्रीमोर्डियल कण के द्वारा बनी थी, उसका विस्तार हुआ जिसके कारण गति बढ़ गई, परंतु आकार में विस्तार होने के कारण गति बढ़ती नहीं है, गति घट जाती है। तो इन सभी दोषों के कारण वो फेल हो गई। तो इस परिकल्पना को दूर करने के लिए या फिर इन दोषों को दूर करने के लिए एक व्यक्ति आया जिसका नाम था लाप्लास। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था जिसका नाम था लाप्लास। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि नेहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? फ्रांसीसी वैज्ञानिक लाप्लास के द्वारा किया गया 1796 में। क्या बोलते हैं ये कि मैं दोष दूर करूंगा किसके? वायव्य राशि परिकल्पना के दोष दूर करूंगा। कैसे करूंगा? तो ये बोलते हैं कि दोस्तों कुछ नहीं है दिक्कत ये है कि आपने प्रीमोर्डियल कण को जो है हल्के में ले लिया। प्रीमोर्डियल मैटर जो है किस रूप में? कणों के रूप में विचरण नहीं कर रहा था। प्रीमोर्डियल कण किस रूप में पहले से ही गति कर रहा था? तप्त गैस पुंज रूप में, नेहारिका के रूप में गति कर रहा था। इन्होंने कहाँ से पकड़ा आद्य पदार्थ को या फिर प्रीमोर्डियल मैटर को? कहाँ से पकड़ा? तप्त गैस पुंज रूपी नेहारिका के रूप में पकड़ा। अब ये चक्कर लगा रहा था, कैसे? नेहारिका के रूप में चक्कर लगा रहा था। कालांतर में ये नेहारिका कैसी हो गई? ठंडी हो गई। अब लाप्लास क्या बोल रहे हैं कि नेहारिका जो है ठंडी हो गई है। नेहारिका ठंडी होने के कारण बाहरी भाग से क्या होने लगी है? ऊष्मा विकिरण होने लगी है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब ठंडी होती है ना तो 2 तरीकों से होती है, या तो वो अपनी जो हीट है या फिर ताप है किसी और वस्तु को प्रदान कर दे या फिर दे दे, या फिर वो जो है अपने में जितनी भी संचित ऊर्जा है या ऊष्मा है उसको क्या कर दे? विकिरित कर दे। तो इस प्रकार से 2 तरीके से ठंडे होने की संभावनाएं अधिक हैं। तो दूसरी वाली तरीके में क्या हुआ कि ऊष्मा का विकिरण के रूप में उत्सर्जन होने लगा और नेहारिका ठंडी होने लगी। नेहारिका का ठंडी होने के कारण क्या हो गया?
आकार घट गया, आकार घटा तो उसका आयतन भी स्वाभाविक सी बात है घट जाएगा, घट जाएगा क्योंकि कोई भी वस्तु जब आकार घटेगा तो छोटी होगी, छोटी होगी तो उसका आयतन भी क्या होगा, घट जाएगा, और घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से घनत्व बढ़ गया, आयतन घट गया, और जो गैस पुंज था वो तेजी से अपने चारों ओर यानी कि केंद्र के चारों ओर क्या लगाने लगा, चक्कर लगाने लगा। तो गैस पुंज के चक्कर लगाने की गति अब क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो पहला दोष कहाँ दूर हो गया कि गति बढ़ेगी कैसे, क्योंकि जो प्रीमोर्डियल मैटर है या फिर नेब्यूला है वो ठंडी होने के कारण सिकुड़ी है, फैलने के कारण बड़ी नहीं हुई है, सिकुड़ी है तो गति बढ़ेगी। ठीक है, पहले दोष को दूर कर दिया। और टकराने से ताप बढ़ा क्यों है, क्योंकि घनत्व बढ़ गया है, दूसरा दोष भी दूर कर दिया। अब तीसरा दोष भी दूर करने वाले थे, वो क्या बोलते हैं कि अपकेंद्रीय बल बढ़ा, यानी कि गैस पुंज के चक्कर लगाने से क्या हो गया भैया, अपकेंद्रीय बल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो पदार्थ था वो मध्यवर्ती भाग पे यानी कि उसकी विषुवत रेखा पर, किसकी, नेब्यूला की विषुवत रेखा पर आकर इकट्ठा हो गया। अब ये पदार्थ तब तक चिपका हुआ है जब तक कि अपकेंद्रीय बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जब अपकेंद्रीय बल क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हो गया, अधिक हो गया। क्या हो गया, अधिक हो गया। अब गुरुत्वाकर्षण बल कम है, अब केंद्रीय बल अधिक है। अब केंद्रीय बल अधिक है तो जो विषुवत रेखा पर बहुत सारा मैटर इकट्ठा हो गया है, किसकी, नेब्यूला के, वो पदार्थ क्या होगा, छिटक कर एक वलयाकार छल्ले के रूप में दूर चला जाएगा, और यही छल्ला क्या करेगा, कालांतर में 9 टुकड़ों में बट जाएगा। इनसे ही किसकी उत्पत्ति होगी, ग्रहों की उत्पत्ति होगी। कितने, 9 ग्रहों की उत्पत्ति होगी। तो क्या बोलते हैं, लाप्लास क्या बोलते हैं, लाप्लास कहते हैं कि ब्रह्मांड में क्या हुआ था, आद्य पदार्थ तप्त गैस पुंज रूपी निहारिका की भांति चक्कर लगा रहा था, और फिर इसके बाद वो निहारिका ठंडी हुई, ठंडी होकर बाहरी भाग से ऊष्मा विकिरित हो गई। अब विकिरित होने के कारण क्या होगा, ठंडी होने के कारण निहारिका का आकार छोटा हो जाएगा, आयतन भी कम हो जाएगा। आयतन कम हो जाएगा तो जो गैस पुंज है वो तेजी से चक्कर लगाने लगेगा, उसका कोणीय संवेग जो है वो बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा उसके कारण अपकेंद्रीय बल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कोणीय संवेग बढ़ा है तो अपकेंद्रीय बल स्वाभाविक सी बात है बढ़ जाएगा। अब केंद्रीय बल के कारण क्या हुआ, जो पदार्थ था वो उसकी विषुवत रेखा पर यानी कि मध्यवर्ती भाग पे इकट्ठा होने लगा। मध्यवर्ती भाग पे तब तक चिपका रहेगा जब तक क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल से अब केंद्रीय बल कम है, लेकिन आगे चलकर कालांतर में क्या हुआ, अब केंद्रीय बल जो है अधिक हो गया और गुरुत्वाकर्षण बल कम हो गया, यानी कि अब केंद्रीय बल की जो इकाई है वो बढ़ गई और गुरुत्वाकर्षण बल की घट गई। इसके कारण क्या हुआ कि एक वलयाकार छल्ला जो है नेब्यूला से बाहर निकला और बाहर निकलकर 9 टुकड़ों में विभाजित हो गया। इन 9 टुकड़ों से क्या हुआ, 9 ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं तो ये नेब्यूला थी, क्या थी, नेब्यूला थी यानी कि निहारिका थी। क्या थी, निहारिका थी। अब ये निहारिका जो है गैस के रूप में विद्यमान थी, लेकिन ये क्या हो रही है, विकिरण कर रही है, किसका, ऊष्मा का विकिरण कर रही है। विकिरण कर रही है ऊष्मा का, तो कैसी होने लगी है, ठंडी होने लगी। ठंडी होगी तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे अपने सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाने लगेंगे इसके गैस के कण, और ये चक्कर लगाने लगे हैं। कैसे कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, हीलियम होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। दोस्तों आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि नेब्यूला आखिरकार होती क्या है। क्वेश्चन 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है नेब्यूला, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो नेब्यूला के जो कण थे वो चारों ओर चक्कर लगाने लगे, और जो सेंटर वाला क्षेत्र था वो घनत्व बढ़ने लगा, क्योंकि ठंडी हो रही है नेब्यूला, ठंडी हो रही है नेब्यूला, तो कण चारों ओर से चक्कर लगाने लगे और विकिरण के रूप में ऊष्मा बाहर निकल रही है। अब दिक्कत क्या हो गई है कि ये इतनी ज़्यादा सिकुड़ गई है, आयतन इतना कम हो गया है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एक छल्ला जो है बाहर निकलेगा। ये छल्ला बाहर निकला जो कि कितने टुकड़ों में, 9 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। ये 9 टुकड़े जो हैं कालांतर में किसका निर्माण करेंगे, ग्रहों का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, ग्रहों का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से सूर्य की और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हो जाएगी। ये किसको द्वारा प्रतिपादित की गई अवधारणा थी, तो ये
किसके द्वारा? लाप्लास के द्वारा प्रतिपादित की गई अवधारणा थी, जिसके अंतर्गत नेब्यूलर हाइपोथेसिस को रखा जाता है। आइए इसके गुणों को देख लेते हैं। गुणों के अंतर्गत हमने क्या देखा कि भैया इन्होंने क्या बता दिया है कि ये परिक्रमा जो है वो क्यों लगा रहा है, तो आयतन घटने के कारण लगा रहा है। तो इसका कारण हमको पता चल गया कि ग्रहों का धुरी पर और उस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने का जो कारण है वो स्पष्ट हो गया था इसके माध्यम से। सभी ग्रह एक ही तल पर और एक ही अक्ष पर चक्कर क्यों लगाते हैं, अपने ही अक्ष पर चक्कर क्यों लगाते हैं, ये भी इसके द्वारा पता चल गया था। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय घेरा जो है, आपको भी पता है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय घेरा जो है पृथ्वी के जो ध्रुवीय घेरे हैं उनसे अधिक है। तो इस प्रकार से इस परिकल्पना का भी महत्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इस परिकल्पना में यही चीज़ को फॉलो किया गया है और ये सिद्ध भी है ना। फिर उसके बाद देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या दोस्तों कि भूमध्य रेखीय घेरा जो है पृथ्वी का वो कितना है? 12,756 है। कितना है? 12,756 है। वहीं कितना ध्रुवीय घेरा कितना है? 12,714 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से दोनों में कितना अंतर देखने को मिल रहा है? बहुत सारा अंतर देखने को मिल रहा है। और ये क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, इसी प्रकार से नेब्यूला ने भी अपने अक्ष पर चक्कर लगाया होगा और ध्रुवीय घेरा जो है वो कम हो गया होगा और भूमध्य रेखीय घेरा जो है वो बढ़ गया होगा। ये परिकल्पना सिद्ध होती है। और ज्वालामुखी क्रियाएं और आंतरिक भाग से निरंतर ताप की वृद्धि का सिद्धांत भी इससे पुष्ट होता है। तो इसके बाद हम इसके देख लेते हैं दोष। दोष में इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि कोणीय संवेग की गति इतनी नहीं थी कि एक छल्ला छिटक जाए उससे। ये कौन बोलता है? इसके आलोचक बोलते हैं कि कोणीय संवेग की गति इतनी नहीं थी कि इससे एक छल्ला छिटक जाए। छल्ले ठोस ग्रहों का आकार में कैसे आ गए, इसके बारे में तो लाप्लास कुछ बोलते ही नहीं है। बोले कि एक छल्ला बना था, वो 9 भागों में डिवाइड हो गया था, पर ये जो 9 भाग हैं वो ठोस आकार में या ग्रहों के आकार में किस प्रकार से आए, इसके बारे में तो चुपचाप रहते हैं लाप्लास। तीसरी चीज़ क्या बोलते हैं कि भैया 9 ग्रहों में डिवाइड हो गया था, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि ये जो छल्ला था वो 9 ग्रहों में ही डिवाइड हुआ हो, या फिर इससे 9 ही खंड बने हों, या फिर इससे ज़्यादा या कम नहीं बने हों। ये भी संभव हो सकता है कि अधिक बने हों, कम बने हों, पर आप कैसे बोल सकते हो कि 9 ही बने हैं। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि उपग्रहों के घूमने की दिशा भी ग्रहों की दिशा के विपरीत है। कुछ उपग्रह ऐसे हैं जैसे बृहस्पति के 3 उपग्रह हैं, अरुण के 4 उपग्रह हैं और शनि का 1 उपग्रह है, जो ग्रहों की जो परिक्रमा है उसकी विपरीत दिशा में, यानी कि ग्रहों की जो अक्ष के अंतर्गत घूमने की परिक्रमा घूर्णन गति है उसके विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो ये भी इसके द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका या फिर बताया नहीं जा सका कि किस प्रकार से लगाते हैं। अतः हमने देखा कि इस वैज्ञानिक के द्वारा पूर्णतः सिद्ध होने वाली चीज़ें प्रस्तुत नहीं की गई थी, या ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया गया था जो कि सफल हो पाए। लेकिन इसने जो परिकल्पना दी थी इसमें एक और दोष था। क्या दोष था? कि एक ही छल्ले से 9 टुकड़े बने हैं, जबकि ऐसा नहीं था। 100 साल बाद यानी कि कुछ 19वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था रोसे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। उसने क्या बोला कि दोस्तों एक छल्ला नहीं निकला था, इससे निकले थे 9 छल्ले क्रमिक रूप से, और इनसे किसकी उत्पत्ति हुई थी? सौरमंडल की और ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित कितनी अवधारणाएं हैं? द्वैतवादी अवधारणाओं के अंतर्गत 3 अवधारणाएं। कौन कौन सी अवधारणाएं हैं? पहली अवधारणा है पुच्छल तारा अवधारणा, और दूसरी अवधारणा कौन सी है? वायव्य राशि परिकल्पना, और तीसरी अवधारणा कौन सी है? निहारिका परिकल्पना। इनके हमने गुण देखे, इनके दोष देखे, और इनको किस प्रकार से अगले सिद्धांतों में दूर किया जाएगा इनके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।